नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऋग वैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में कि वे किस प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को किया करते थे और कैसा उनका आर्थिक जीवन हुआ करता था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं ये हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि प्राचीन काल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उसकी जड़ें तो यहाँ नहीं हैं, क्योंकि आर्यों का इतिहास ही आगे चलकर महाजनपद काल, मौर्य काल और गुप्त काल में विभाजित होता है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमें वे कड़ियाँ मिलेंगी जो आगे के समय की आर्थिक जीवन को जानने में हमें सहयोग करेंगी। तो पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध होगा और ये जानकारी आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी आवश्यक होना चाहिए कि क्या प्राचीन समय में आर्थिक जो चीज़ें हैं वे भी हुआ करती थी। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम सबसे पहले लेते हैं कि क्या आर्यों के समय भी अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज़ होती थी। तो देखिए, यहाँ पर एक बात आप हमेशा के लिए ये समझ लीजिए कि जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसका उद्भव प्राचीन में ही छुपा हुआ है और ऐसा ही ऋग्वैदिक समय में भी हुआ था। आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी जो काउंटिंग है वो 1 2 3 4 होती हुई ही शुरू होती है, ना कि सीधे 10 या 20 या 100, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ भी आर्य लोग जो अपनी इकोनॉमी को करते थे, वहाँ पर हमें नहीं पता कि वो अर्थव्यवस्था जैसा कोई शब्द प्रयोग में लाते होंगे, लेकिन वस्तुओं का विनिमय वे किया करते होंगे। ठीक है, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए वे लोग जाया करते होंगे। ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन वे किया करते होंगे। किसी उत्पादन में वे अच्छे हुए करते होंगे तो किन्हीं उत्पादनों में वे अच्छे नहीं हुए करते होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, खासकर ऋग्वैदिक चीज़ों के या लोगों के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चीज़ है कि आर्थिक जीवन में वे क्या किया करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मौलिक जीवन है उसमें आर्थिक गतिविधि के रूप में 3 चीज़ें मुख्यतः शामिल होती हैं। पहला है कृषि और पशुपालन, जो कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करता था। ये एक फंडामेंटल बेस है जिसके ऊपर ही आगे चलकर जो और गतिविधियां हैं वे जन्म लेती हैं। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य होता है और देन उसके बाद व्यवसाय और उद्योग धंधे लगते हैं। इस बात को समझने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझा दूं कि अर्थव्यवस्था जो है उसका जन्म कैसे होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का जो जन्म है वो सबसे पहले कृषि के माध्यम से होता है। कृषि वो बेसिक चीज़ है जहाँ से हमें खाने या मैं कहूँ कि खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं वे प्राप्त होती हैं। हमें उपयोगी वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से ही हमें प्राप्त होता है। फिर इन्हीं उपयोगी चीज़ों का प्रयोग करके हम उसे सेकेंडरी फेज में कुछ उद्योग के रूप में लगाकर उसे प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे सपोज हम देखें कि कपास, ठीक है, कपास जो है ये कच्ची वस्तु है, इसका प्रयोग करके हम धागा बना सकते हैं और धागे से हम कपड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो कपास कहाँ से आएगा, तो ये हमारे एग्रीकल्चर से ही हमें प्राप्त होता है। फिर कपास को धागा बनाने के उद्योग होंगे और धागे से कपड़े बनाने के उद्योग होंगे, और जब वो कपड़ा अच्छे से बन जाएगा तो उस कपड़े को का प्रयोग उस लोकल एरिया में किया जाएगा, और जब उस लोकल एरिया की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल हो जाती है तो देन उसके बाद उसे हम दूसरी जगह भी बेचने के लिए जा सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है। अगर ज़्यादा उत्पादन हो गया तो ये फिर उद्योग और व्यापार वाणिज्य की जो संभावना है उन्हें भी जन्म देता है। और यदि ये चीज़ें ना होंगी, मतलब एग्रीकल्चर अगर अच्छे से ना होगा, तो ये बात आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि व्यापार और वाणिज्य या व्यवसाय उद्योग धंधे जैसी जो मूलभूत चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था को या अर्थव्यवस्था में धन को अधिक मात्रा में सृजित करती हैं वो संभव नहीं होगा। ठीक है, जैसे आधुनिक समय में आप देखें
तो हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कृषि पर ही निर्भर करती हैं। ख़ास तौर पर खाद्यान्न वस्तुओं की मैं बात कर रहा हूँ और अखाद्यान्न वस्तुओं की भी। जैसे अगर आप तेल चाहिए तो तेल एग्रीकल्चर से आएगा, और अगर आपको कोई टेबल कुर्सी चाहिए तो वो भी पेड़ पौधे उगाकर उनकी जो लकड़ी होगी उसी से वो आपको हासिल होगा, ठीक है। और जैसे आपको कपड़े चाहिए तो उसके लिए आपको कपास उगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप जब अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सारी की सारी हमको एग्रीकल्चर से हासिल होती हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है कृषि और पशुपालन। ये दो आपस में जुड़ी हुई किंतु अलग अलग चीजें होती हैं। एग्रीकल्चर में वे खेती किसानी के माध्यम से फसलों को उगाना जानते थे, वहीं पशुपालन में वे ढेर सारे पशुओं को पालना पोसना और उन्हीं का क्रय विक्रय इत्यादि चीजों को क्रिया करते थे। तो आर्यों की जो मूल संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, कृषि और पशुपालन पर आधारित संस्कृति थी, और उनका जीवन का जो मुख्य आधार है वो भी कृषि और पशुपालन ही हुआ करता था। और कृषि जीवन का मूल आधार थी, क्योंकि उस समय ये लोग जो हैं ये ग्रामों में निवास करते थे, और ग्रामों में ऐसे कोई उद्योग या वाणिज्य या बड़े बड़े कारखाने नहीं हुआ करते थे जिनके आधार पर ये समझा जाए कि वे सीधे व्यापार करने लगे, ठीक है। हमने इंडस सिविलाइजेशन देखा है, उस इंडस सिविलाइजेशन में हमने जाना है कि व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था। तो उस व्यापार के बड़े पैमाने पर होने पर जिस चीज को हम ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं वो है कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। आर्यों को एग्रीकल्चर की जितनी भी विधाएं होती थी वो सभी उनको पता थी, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बुआई कटाई मड़ाई ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत अत्यावश्यक हैं, इन सभी को वे अच्छे से जानते थे। और इसी के साथ साथ वे फसलों को काटने के लिए जो हंसिया होता है इसका प्रयोग करते थे। ये खेतों को जोत कर उसमें बीज लगाना जानते थे। इन्होंने बीजों को अच्छे से उपचारित करना भी समझ लिया था, और इसी के साथ साथ एक अच्छी पैदावार के लिए जो खाद है, उर्वरक, ठीक है, उसका क्या उपयोग हो सकता है एग्रीकल्चर में उस बात को भी समझ लिया था, और उसका भी ये बखूबी प्रयोग किया करती थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज की जो हमारी कृषि गतिविधियां हैं सेम उसी आधार पर कृषि गतिविधियों को ये लोग भी किया करते थे, ठीक है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है कि ठीक है ये एग्रीकल्चर में अच्छे थे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ये सिंचाई का भी प्रयोग किया करते थे। तो सिंचाई में किन किन चीजों का प्रयोग करते थे, तो ये आज की तरह नहरों का, कूपों का, अश्मक चक्र मतलब कि जो रहट है, जो ईरानी व्यवस्था थी वहां से हमने सीखा था, उसे ये जानते थे। अवट मतलब कि गड्ढे खोद कर और गड्ढे में पहले अच्छा पानी भर लेते थे बरसात का, और उस पानी की सहायता से खेतों की सिंचाई किया करते थे। इस बात को ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और इन सभी का ऋग्वेद में उल्लेख भी हुआ है। इसी के साथ साथ कई बार ये भी देखा गया कि रहट जो है, जो रहट मतलब कि इसको अश्म चक्र कहते थे, इस तरह का रहट होता था, ये पानी निकालता था और यहाँ से एक नाली या नहर खोद कर बना दी जाती थी जो कि सीधे खेत तक पहुंचती थी। तो यहाँ से जो पानी है वो इसके अंदर गिरता था और यहाँ से पानी फ्लो होकर खेत की तरफ जाता था। ये चीज यहाँ पर होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ये चक्रा या जो ये रहट है इसको घुमाने के लिए ये लोग बैल का ज़्यादा प्रयोग करते थे, ठीक है। बैल का प्रयोग किया करते थे, कई बार घोड़े का भी प्रयोग करते थे, और उसकी सहायता से इसे गोल ऐसे घुमाते थे। आप समझ सकते हैं कि आज के समय तो हमारे पास मोटर पंप वगैरह है जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन उस समय पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। तो जानवरों का प्रयोग एक बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और इन चीज़ों के लिए किया जाता था। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है जो बाद के ग्रंथ हैं उनमें कि ये कृषि में किन किन फसलों का प्रयोग करते थे, मतलब किन किन फसलों को उगाया करते थे। तो ऐसी बहुत सी फसलों का वर्णन हुआ है, जैसे ब्रीही, यव, तिल, उड़द, गेहूं यानी गोधूम, मसूर, चना, इन सब फसलों को उगाना ये जानते थे। लेकिन चावल के बारे में इन्हें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, ठीक है, क्योंकि चावल का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में भी नहीं हमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इन शब्दों का, जैसे ब्रीही यव है, इन शब्दों का मतलब भी हमें नहीं पता है, इनका अर्थ अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप इसी रूप में इनको याद रख सकते हैं। तो
एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में ये लोग बहुत अच्छे थे, है ना? दे आर वेरी गुड इन एग्रीकल्चर एंड इसी के आधार पर जो इनकी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और आगे जो व्यापारिक अर्थव्यवस्था बनी वो एक अच्छी व्यवस्था के रूप में जन्म लेती है। ऋग्वेद में भी हमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा कोई विशेष चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन 10,462 श्लोकों में से 24 श्लोक हैं जो कृषि की चर्चा करते हैं। और तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि जो है ये एक इनका विकसित कर्म था जिसका प्रयोग ये अपने जीवन में किया करते थे। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है पशुपालन। पशुपालन को हम अलग से देखेंगे इसी में। पशुपालन पर आर्यों ने बहुत विशेष ध्यान दिया और ये जो पशु हुआ करते थे ये आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। उस समय देखिए कोई मुद्रा तो थी नहीं, है ना? कोई मुद्रा थी नहीं। जो जमीन थी, जमीन का भी कोई मूल्य नहीं हुआ करता था, है ना? कोई इसका मूल्य नहीं हुआ करता था। जमीन को न तो खरीद सकते थे और न ही हम बेच सकते थे। उसे केवल हम स्वेप कर सकते थे, मतलब कि अगर मुझे कोई जमीन आपकी अच्छी लग रही है, आपको मेरी अच्छी लग रही है, तो हम लोग आपस में उसको क्या कर लें, स्वेप कर लें। आप मेरी ले लीजिए, मैं आपकी ले लेता हूँ। इस तरह की चीज हुआ करती थी। या फिर जमीन छोड़कर कहीं और चले जाओ, वहां फिर से जमीन ले लो और फिर से अपना काम शुरू कर दो। ऐसी चीज हुआ करती थी। मतलब कोई मूल्य नहीं हुआ करता था। मूल्य सिर्फ पशुओं का हुआ करता था, क्योंकि पशुओं का जीवन में एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। जैसे कुछ पशु जो हैं वो दूध आदि दिया करते थे, कुछ पशुओं का कृषि में अच्छा प्रयोग होता था, कुछ पशु जो हैं वो परिवहन के अच्छे साधन हुआ करते थे, तो वहीं कुछ पशु जो हैं वो भोजन का प्रयोग के रूप में उपयोग में आ सकते थे। तो वहीं घोड़े जैसा पशु जो है वो युद्ध में एक रणनीतिक बढ़त हमें प्रदान करता था। तो पशुओं का दैनिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसी आधार पर इन्हें संपत्ति समझा जाता था। आज भी अगर आप देखें तो भैंस, गाय, बैल, बछड़े ये भी एक तरह से संपत्ति का ही रूप होती हैं। अगर एक भैंस 1 लाख रुपए की है तो आप 1 लाख रुपए बराबर एक भैंस कर सकते हैं, तो वो भी आपकी संपत्ति है। अगर आपके पास 100 भैंस है तो मतलब आप 1 लाख के हिसाब से 1 करोड़ रुपए के मालिक हो गए। तो ये संपत्ति आज भी है। आज हमने सिर्फ उसे एक्सचेंज करने के लिए करेंसी को जन्म दे दिया है, लेकिन उस समय करेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। इसलिए जीवों का जो है जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व माना गया था। पशुओं को प्राप्त करने के लिए जो है प्रार्थनाएं की जाती थी। बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते थे पशुओं में वृद्धि के लिए। जब युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध में सैनिक जो हैं अपने लिए खास तौर पर इन पशुओं को पाने की आशा रखते थे। और पुरोहित को जब राजा पुरस्कृत किया करता था तो उसमें वो पशु ही दिया करता था। पुरस्कार के रूप में पशुओं को ही दिया जाता था, जैसे कि गाय, भैंस, बैल, है ना? और या फिर घोड़ा, इस तरह के पशुओं का प्रयोग अधिकतर होता था। इनमें भी मुख्य तौर पर गाय को अधिक उपयोगी माना जाता था, क्योंकि गाय का जो दूध है वो पौष्टिकता प्रदान करता है। गाय के गोबर का प्रयोग दो तरह से किया जाता था। पहला घरों में लीपने के रूप में, दीवारों पर लिपाई के रूप में, इस तरह का यूज होता था। और दूसरा कि गोबर को सड़ाकर मूत्र के साथ में, गाय के मूत्र के साथ में, और उससे हम खाद बनाकर खेतों में डालकर एक अच्छी फसल लिया करते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। इसीलिए गाय, बैल, भैंस, घोड़े, इन सब का प्रयोग ज़्यादा उपयोगी है और इन्हीं को पाने के उद्देश्य से प्रार्थनाएं इत्यादि होती थी। विनिमय के एक बहुत बड़े माध्यम के रूप में गायों का ही प्रयोग किया जाता था। जैसे आपको अगर कोई फसल अच्छी लग रही है, आप 1 किलो 2 किलो चावल, मतलब कुछ लेने गए, तो आपको गायों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। वैसे वस्तु विनिमय ज़्यादा प्रचलन में था, लेकिन गायों का प्रयोग बड़े बड़े सौदों में किया जाता था। वहीं इसके साथ साथ और भी कई सारे पशु हमें मिल जाते हैं, जैसे कि बैल, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता, ये सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण पशु उस समय हुआ करते थे। बैल का जो प्रयोग है ये बैलगाड़ी को खींचने के रूप में होता था। कृषि कर्म में इसका प्रयोग होता था। हल चलाने के लिए इसका उपयोग होता था। ठीक है, तो ये सारे जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहीं पर जो घोड़ा है वो बहुत ही प्रिय है। प्रिय क्यों है? तो उसका मुख्य कारण है कि इसका प्रयोग जो है युद्ध में किया जाता था। इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा होता था, क्योंकि युद्ध में बहुत कम समय में हम बहुत अधिक दूरी को हासिल कर सकते थे। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो एक देवी घोड़ा है जिसका नाम है दध्रिका। ठीक है, जिसको दद्रिका
कहा गया है ना, दद्रिका कहा गया है। ये एक देवीय अश्व है और इसकी बहुत प्रशंसा की गई है। वैदिक जो उच्चारण हुए हैं उनमें इस दद्रिका अश्व की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है, जो पंख फैलाकर उड़ना जानता है। इसी के साथ आर्य लोग जो हैं वो हाथी से परिचित नहीं थे। हाथी से परिचित नहीं थे, हाथी का कोई इन्हें कोई विशेष ज्ञान नहीं था और इनके पास जो पशु हुआ करते थे उन पशुओं को के कानों पर ये स्वामित्व सूचक जो चिन्ह हैं उन्हें बना दिया करते थे, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा पशु किस व्यक्ति का है। इसी के साथ जो एक गाय है, एक जगह पर गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। अष्टकर्णी का मतलब है कि उसके कान में या तो 8 छेद किए हुए हैं या 8 कोई चिन्ह है, जिससे वो गाय अष्टकर्णी कहलाई है। एक बात और आप यहाँ से समझ लीजिए कि अष्ट मतलब होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैदिक लोग हैं उन वैदिक लोगों को संख्याओं का भी पता था, लेकिन ये संख्याएं ऐसे नहीं होती थी 1 2 3 4 ऐसे नहीं होती थी। ये अंकों के रूप में, मैं इसको ऐसे कहूं कि अंकों के रूप में ना होकर ये शब्दों के रूप में हुआ करती थी। शब्दों मतलब ये मैंने लिखा ना अष्ट, तो ये एक शब्द है, या फिर एकम, द्वादश, ठीक है या फिर कोटि, है ना, जिसको हम करोड़ कह सकते हैं। तो ऐसे शब्दों के रूप में इनको संख्याओं का पता था, लेकिन अंकों के रूप में इनको पता नहीं था। तो ये लोग पढ़े लिखे भी थे, लेकिन संस्कृत अच्छे से जानते थे, लेकिन इसके साथ साथ अंकों का ज्ञान बाद के समय में होता है। ये इन शब्दों को ही अंकों का रूप बाद में प्रदान करते हैं। तो पशु इनके जीवन का एक मुख्य आधार है। और एक चीज और यहाँ पे समझें कि पशुओं के पालन के दौरान ये एक जगह पर नहीं रुकते थे, ये पशुचारी जीवन को व्यतीत करते थे। पशुचारी का मतलब ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं को लेकर जाते थे और इनका जो जीवन है उसमें पशु एक गौण स्थान रखते हैं। गौण स्थान का मतलब है कि सबसे विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनके बराबर कोई और चीज नहीं होती थी। एक बात और कि ऋग्वेद में जो पशुपालन है उसको ज्यादा महत्व दिया गया है ऋग्वेद में, और पशुपालन पर बहुत अधिक मात्रा में सूत्र और सूक्त लिखे गए हैं। वहीं कृषि पर इतने सूत्र हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ कुछ तथ्यों की और चर्चा कर लेते हैं कि कृषि से जुड़े हुए कि क्या होता था। जैसे कि उर्वरा, उर्वरा जो है ये जुते हुए खेत को कहा जाता था, जो उपजाऊ मिट्टी की ओर इंगित करता है। ये ऐसी नालियों के रूप में इसमें बना दिया जाता था। इसके बाद हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग हुआ है, या इसको हर भी कहा गया है, याद रखना इसको हर भी कहा गया है। सीता भी कहा जाता था, हल का जो निचला भाग होता है इसे सीता कहा जाता है, ठीक है, जो मिट्टी में गहराई तक चलता है। इसी के साथ गोबर की खाद के लिए करीशु शब्द हमें मिलता है। इनको आप नोट जरूर कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपकी प्री एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर करवा सकते हैं। गोबर की खाद के लिए किरीशु शब्द आता है। तो इससे आप समझ जाइए कि ये लोग गोबर का खाद बनाना जानते थे। इनके बारे में आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये तो बिल्कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं। नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ आधुनिक अर्थव्यवस्था के जो लक्षण हैं वो भी हमको यहाँ दिखाई देते हैं। कूप, मैंने कुएं के लिए अवल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। कूप के लिए अवल शब्द का प्रयोग ये करते हैं। हल से बनी नाली या हल रेखा को सीता कहा जाता था, ठीक है। ये इस तरह की एक तो इसको हम सीता कह सकते हैं, और जो नालियां बनाई जाती थी जिसमें पौधे लगते थे उसको भी हम सीता कह सकते हैं। अनाज का कोठार स्तीवी कहलाता था। अनाज रखने का की जो जगह है जो घरों में होती थी उसे स्तीवी कहते थे। इसके बाद किवाश हलवाहा को कहा जाता था। हलवाहा मतलब जो हल चलाने वाला है उसे किवाश शब्द से संबोधित किया गया है। बादल के लिए पर्जन्य और नहर के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। इन सबको ऋग्वेद में अच्छे से लिखा गया है और वहीं से इन शब्दों को लिया भी गया है, ठीक है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि प्री एग्जाम इसी तौर पर पूछी जाती है कि ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक समाज में अनाज रखने के कोठार को किस नाम से जाना जाता था। तो वहां पर आपको स्थिति याद आना चाहिए। बादल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, नहर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, या ऋग्वैदिक आर्यों को कितनी ऋतुओं का ज्ञान था। तो ऋग्वैदिक आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था।
पशुओं में गाय और घोड़े को सबसे पवित्र माना गया। गाय उनके दैनिक जीवन को अच्छा बनाती हैं, तो वहीं घोड़े जो हैं वो युद्ध क्रिया में और जो परिवहन है उसमें बहुत अधिक मात्रा में सपोर्ट करते हैं। इसके बाद ऋग्वेद में गाय की चर्चा 176 बार 176 टाइम्स हुई है, तो वहीं घोड़ों का जिक्र जो है ये 215 बार किया गया है। हाथियों की भी चर्चा मिलती है, लेकिन पालतू नहीं थे, ये जंगल में हुआ करते थे और इनके बारे में ज्यादा विशेष नहीं लिखा गया, इसीलिए कहते हैं कि इनको हाथियों का ज्ञान नहीं था। जो इनके उपयोग की चीजें हैं उनके बारे में विशाल रूप में हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो चीजें उपयोगी नहीं थी उनके बारे में जानकारी न के बराबर मिलती है। इसके बाद व्याघ्र की चर्चा ऋग्वेद में नहीं मिलती, मतलब जो बाघ है उसकी चर्चा हमें नहीं मिलती, शेर वगैरह की चर्चा नहीं मिलती, क्योंकि वो जंगल में हुआ करते थे। ऋग्वेद में नगर की चर्चा नहीं है, लेकिन पुर की चर्चा जरूर हुई है, पुर की चर्चा हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आप समझ लें कि नगर के रूप में वर्णित न होकर रहने की जगह के रूप में वर्णित किया गया है पुर। ठीक है, चलिए इसके बाद व्यापार वाणिज्य समझेंगे, लेकिन व्यापार वाणिज्य समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और अलग वे में इसको समझाना चाहूंगा। जैसे कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को हम मूलतः ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, कि ये ग्रामीण सभ्यता है, गांव में रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर आप इस बात को समझ लीजिए कि ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता नहीं है, इसके पीछे कुछ साक्ष्य है, इनको आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, वो साक्ष्य क्या है? वो साक्ष्य है जैसे पहला कि यहाँ पर हमें राष्ट्र और राज्य जैसे शब्द मिल जाते हैं ना। यहाँ पर राष्ट्र है, राज्य है, राजा जैसा शब्द है। तो जब राजा है तो राजा तो एक बहुत बड़े भूभाग का अधिपति होता है, तो जब बहुत बड़ा अधिपति है, छोटे से गांव का तो होगा नहीं, तो बहुत बड़ा क्षेत्र का होगा, और जहां संभवतः राजा रहा करता होगा वो एक नगर के रूप में भी विख्यात होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमें राजा की सहायता करने के लिए संसद, सभा, ठीक है, और इसके बाद समिति, विदत जैसे शब्द भी मिलते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और इन शब्दों का प्रयोग जो है वो राज्य और राष्ट्र में बहुमुखी रूप से किया जाता था। तो ये वही होगा जहां पर एक बहुत बड़ा राज्य है। एक छोटी सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमें सभा और समिति बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, यहाँ पर तो हम एग्रीकल्चर करके भी अपना काम कर सकते हैं। इसी के साथ राजा की सहायता के लिए जो है सेनानी हुआ करता था। ठीक है, उसकी सहायता के लिए पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, इसकी सहायता के लिए दूत जैसे शब्द हैं, राष्ट्रपति जैसे शब्द हमको मिलते हैं, अध्यक्ष जैसे शब्द हमको मिलते हैं। तो ये सभी शब्द इस बात की ओर फिर से इशारा करते हैं कि ये बहुत बड़े राजा, महाराजा या चक्रवर्ती सम्राट जैसी चीजों को भी जानते थे। यहाँ पर हमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार की सभ्यता और संस्कृति की सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि ये जिन बस्तियों में रहा करते थे वो एक छोटे ग्राम के रूप में न होकर बड़ी बस्तियों के रूप में हुआ करती थी, जहां पर काम करने वाले लोग विविध रूप के होते थे। कोई सारे के सारे कृषि काम नहीं करते थे, अलग अलग कामों को किया करते थे। तो जब वे अलग अलग कामों को करते हैं, जैसा कि आज हमारे नगरों में होता है, तो हम उसे ग्रामीण कैसे कह सकते हैं? ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ आप समझेंगे कि वैदिक में युग में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें घुमक्कड़ और पशुचारी जीवन को अधिक प्राश्रय दिया गया था, और अधिकतर जो एक्टिविटी है दैनिक जीवन की वो इन्हीं चीजों के आसपास हुआ करती थी। एक चीज और कि ये लोग संगठित प्रशासन, दूरीकृत भवन, थल जल व्यापार, इनके उदाहरण भी हमें देते हैं, जिससे हमें ये ज्ञान होता है कि ये लोग अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही इन चीजों के बारे में जानते थे, लेकिन इतने विशाल रूप में वर्णन नहीं किया जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर इतना आइडिया तो हम लगा सकते हैं कि ये पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण चीज नहीं थी, यहाँ पर नगरीय सभ्यता के भी कुछ चिन्ह विद्यमान थे, और आगे चलकर वही बड़े बड़े महाजनपद का रूप लेने का काम करते हैं। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि न तो ये पूर्ण रूप से ग्रामीण थी, न ही पूर्ण रूप से नगरीय थी। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कह सकते हैं कि पूर्णतः नगरीय संस्कृति थी, नगरीय सभ्यता थी, वैसा हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये पूर्णतः ऐसी कुछ थी। ठीक है, चलो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वैसे जो नोट्स हैं उनमें आपको ये चीज आराम से मिल जाएगी,
कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब इनका व्यापार और वाणिज्य। जब कृषि पशुपालन अच्छा होने लगा तो उसके बाद इन लोगों ने अधिकतर जो कृषिगत चीजें हैं उनको बेचना शुरू किया। तो ऋग्वेदिक आर्य व्यापार और वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। इसके साक्ष्य ऋग्वेद में मिल गए हैं। क्यों मिले हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ से हमें नगरों का ज्ञान होता है, यहाँ से हमें पूर्व के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीतिक जो लेवल हैं उनके बारे में पता चलती है। तो ये उनके प्रति उदासीन नहीं थे। ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक काल में व्यापार वाणिज्य जो है मुख्यतः पणी वर्ग के लोग किया करते थे। ठीक है, पणी जो है इसके समीकरण के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद भी कहा जाता है। ठीक है, विद्वान क्यों इसमें में विभेद करते हैं? क्योंकि ऋग्वेद में इनके व्यवसाय और व्यापार के बारे में उतना स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया जिससे कि हम इसको समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर दो इतिहासकार हैं जिनका नाम है, एक है जीमर और एक है आपके लुडविग। ठीक है, ये कहते हैं कि पणी शब्द का मतलब जो है वो है व्यापारी। ठीक है, पणी मतलब शब्द का मतलब है व्यापारी। और ऋग्वेद में एक जगह ये भी एक वर्णन आता है हमारे पास कि देवताओं और पणियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं तथा उनके संहार का वर्णन हुआ है। ठीक है, जो देवता थे वो और पणी आपस में लड़े थे और इस लड़ाई के फलस्वरूप बहुत भयंकर संहार हुआ था। और इस आधार पर हम ये भी मानते हैं कि जो ये लोग हैं पणी, ये आदिम व्यापारी हुआ करते थे जो अरब और उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों की भांति एक काफिले के रूप में चला करते होंगे। अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए उनके पास कोई सेना रहती होगी और आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए जो आर्य आक्रमणकारी रहे होंगे, जो लूट मार आदि करते रहे होंगे, उनसे युद्ध करने के लिए ये तैयार रहते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग एक समझते हैं और ये बात जो है ये जीमर और लुडविग ने ही हमें बताने की कोशिश की है कि व्यापारी थे और अरब व्यापारियों की तरह एक झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते और अपने साथ सेना रखते और उसका उपयोग अपने सामान के लुटने के डर से जो कोई आक्रमण करता उसके ऊपर ये किया करते थे। वहीं पर एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है एसी दास। ठीक है, एसी दास जो हैं ये कहते हैं कि पणी जो है ये आर्य व्यापारी ही थे, आर्य व्यापारी ही थे, लेकिन आर्यों को मुख्यतः जो है पशुपालन ज्यादा अच्छे से समझ में आता था और इनका झुकाव पशुपालन के प्रति भी था। लेकिन होता क्या है कि जब ये पशुपालन छोड़कर व्यापार की ओर आकृष्ट होते हैं तो ये बात कुछ वैदिक लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी और इसके बाद इन्होंने अपने सप्त सिंधु प्रदेश से इन्हें निष्कासित कर दिया होगा और निष्कासित होने के बाद ये फोनेशिया में जाकर बस गए होंगे, जो कि अरबी क्षेत्र कुछ है, वहां जाकर ये बस गए होंगे। और इसके बाद हम ये भी मानते हैं कि यही लोग बाद में पणी के रूप में नजर आए होंगे और बेबीलोन वगैरह में भी जाकर ये लोग बस गए होंगे। तो ये आर्य लोग ही थे, लेकिन अपने कर्म के कारण ये आर्य लोगों का ही निंदा के पात्र बन गए और इसके बाद इनका देश निकाला हो गया। बाद में जब ये अच्छे धनपति हो गए तो धीरे धीरे अपने देश में वापस आ गए और आने के बाद फिर ये आगे चलने लगे। तो ये कुछ क्रिया और कुछ समीकरण हमें मिलते हैं ऋग्वेद से बाहर जो हमारे इतिहासकार लगाते हैं इन पणियों के बारे में। एक बात और यहाँ पर आप समझें कि ऋग्वेद में इन्हें वेकनाट यानी सूदखोर भी कहा गया है। सूदखोर का मतलब है कि जब ये धनी हो गए, इनके पास बहुत सारा धन आ गया तो ये गरीब सॉरी ये गरीब आर्यों को धन जो है ये मुहैया कराने लगे और उस पर एक मोटा ब्याज भी लेने लगे। ये चीज इनकी वहां पर होती है। हालांकि ये अपने व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं, फिर बाद में ऋण देते हैं, फिर ब्याज बहुत अधिक लेते हैं, ये सारी चीजें ये किया करते हैं। और व्यापार जो है ये खास तौर पर अदला बदली पर आधारित था, मतलब एक सामान ले एक सामान दे, इस पर ये व्यापार किया करते थे और वही सामान यहाँ पर आकर बेचा करते थे। लेकिन बाद में ऋग्वेद में जो है शुरू में हार जैसा कोई एक स्वर्ण आभूषण जिसे निष्क कहा गया, ठीक है, जिसे निष्क कहा गया, इस शब्द का प्रयोग भी हमें मिलता है।
ये जो निष्क है इसको मूलतः इतिहासकार एक स्वर्ण हार के रूप में समझते हैं, लेकिन कालांतर में ये भी समझ में आने लगा कि इस निष्क का प्रयोग व्यापार वाणिज्य में वस्तुओं के आदान प्रदान की जगह प्रयोग में लाने लगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी एक मुद्रा के रूप में निष्क की, कि इससे सामान की अदला बदली बहुत आसान हो गई और ये समझ में आने लगा कि कितना धन किस व्यापार से बचता है, ये भी इनको पता होने लगा। तो निष्क जो है इसका उल्लेख हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में होता था ये हमें नहीं पता। ऋग्वेद में एक जगह इसको हार के रूप में प्रयोग में लाया गया है, तो वहीं इसको एक सिक्के के रूप में भी प्रयोग में बाद के समय में लाया जाता था। व्यापार में मुख्यतः चमड़ा, कपड़ा या उसकी चादर आदि का प्रयोग हुआ करता था। व्यापारिक जो चीजें हैं उनमें इनका प्रयोग होता था। व्यापार स्थल मार्ग से मुख्यतः रथों और बैलगाड़ियों से हुआ करती थी। स्थल मार्ग में खास तौर पर रथ और बैलगाड़ियां हुआ करती थी, वहीं जल मार्ग में जो जलयान है इनका प्रयोग करके व्यापार हुआ करता था। ये उस समय की एक मुख्य विशेषता है। हालांकि ऋग्वेद में समुद्र जो है इसका कोई खास वर्णन हमें नहीं मिलता, लेकिन एक विपुल राशि के रूप में, एक सिंधु नदी के रूप में हमें इसका वर्णन मिल जाता है। और जो राधा कुमुद मुखर्जी हैं, एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ऋग्वेद में समुद्र शब्द का जो प्रयोग है निश्चित रूप से सागर के लिए हुआ होगा, क्योंकि ऋग्वेद में समुद्र की विशालता, गर्जना, तरंगों का उल्लेख और इसमें जो नदियां समाहित होती हैं ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और एक जगह पर ऋग्वेद में जो भुज हैं, जो भुज्जू हैं, ये एक व्यापारियों का दल है, इनकी समुद्र यात्रा का वर्णन भी हमें मिलता है। समुद्र यात्रा का वर्णन मिलता है जिसमें समुद्र यात्रा के दौरान इनका जल मार्ग नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद ये अपनी आत्मरक्षा के लिए अश्विनी जो कुमार हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे अश्विनी कुमार, हमारा जो जलयान है ये समाप्त हो गया है और हमारा जीवन अब समाप्ति की ओर है, तो आप कृपया कर हमारी रक्षा कीजिए, हमारे जलयान को बनाने में मदद कीजिए। तब अश्विनी कुमारों ने 100 पतवारों वाला जो नाव है, जो जहाज है, वो इन्हें उपलब्ध कराया था, जिसे शतारित्रा कहा गया है। शतारित्रा ये शब्द ऋग्वेद में आया है, तो इसको उन्होंने फिर उनकी मदद के लिए पहुंचाया था। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये इस बात को बताती है कि ये लोग समुद्र यात्रा अच्छे से किया करते थे। और एक और जगह पर यह भी हमें मिलता है कि जो समुद्र है उससे प्राप्त होने वाला जो धन है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, उसका प्रयोग भी ऋग्वेद में हुआ है और उसे प्रदान करने के निमित्त सोम का आवाहन भी किया गया था। मतलब आप ये समझिए कि इनको समुद्र यात्रा, समुद्र के अंदर जो धन छुपा हुआ था उस सब का अच्छे से ज्ञान था। जो लोग नाव चलाया करते थे, पतवार, उसके लिए ऋग्वेद में अरित्र शब्द का प्रयोग हुआ है। वहीं जो नाविक हुआ करते थे, यानी जो पतवार है, जो नाव है, उसके लिए अरित्र शब्द का प्रयोग हुआ है और नाविक के लिए अरित्री शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिल जाता है। तो ऐसे कुछ उल्लेखों को पढ़कर हमें समझ में आता है कि ये जल मार्ग से भी व्यापार किया करते थे और इनका व्यापार वाणिज्य बहुत ही विख्यात था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, व्यवसाय एवं उद्योग धंधे। देखिए ये एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कृषि और पशुपालन के बाद। पहला तो हमने देखा व्यापार, लेकिन दूसरा कि उस समय के लोग कृषि और पशुपालन के अलावा भी क्या क्या किया करते थे। तो देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले समाज की जब स्थापना होती है तो समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं भी जो हैं वो कम होती हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं? कम होती हैं। आवश्यकताएं कम होती हैं तो कम में वे सिर्फ मूलतः कृषि पर ध्यान देते हैं प्लस पशु पालन पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब कृषि और पशुपालन से जब उनको अच्छी आय होने लगती है तो फिर वो अपने घर बनाने के बारे में सोचते हैं, फिर वो अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद वो आने जाने के बारे में सोचते हैं, वो परिवहन के बारे में सोचते हैं, घूमने के बारे में सोचते हैं, वो नृत्य के बारे में सोचते हैं कि नृत्य देखना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, नर्तकी के बारे में सोचते हैं।
ठीक है। इसके साथ वो जो बहुत महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं, बहुमूल्य धातुएं होती हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो धीरे धीरे इनकी जो समझ है वो विकसित तो होती चली जाती है और इनकी आवश्यकताएं भी समय के साथ बढ़ने लगती है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता भी पड़ने लगती है, जो उनके लिए घर बनाए, जो उनकी सुख सुविधाओं का निर्माण करे, आने जाने परिवहन के साधनों, रथों इत्यादि का निर्माण करे, नर्तकी के रूप में काम करे, या फिर अगर उनको कोई चमड़ा चाहिए तो चर्मकार के रूप में काम करे, बर्तन बनाने वाला है तो कुंभकार के रूप में काम करे, ठीक है। कपड़े की जरूरत है तो उसके लिए जुलाहा जो होता था उसके रूप में काम करे, ठीक है। तो ये सारी आवश्यकताएं समय के साथ बनती हैं और इसी के साथ साथ जो लोगों के व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय है उसमें विविधता का भी जन्म होने लगता है, ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है समझने के लिए कि ये लोग क्या क्या किया करते थे। तो एक बात आप समझ लें, पहले कृषि करते थे, कृषि के बाद जब इनके पास बहुत सारा धन उत्पन्न हुआ तो उसके पश्चात अन्य कार्यों की ओर भी ये डाइवर्ट हो गए और समाज की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कुछ साहसी लोगों ने व्यापार व्यवसाय शुरू कर दिया था। तो क्या क्या होता था, तो इस बात को हम फटाफट समझ लेते हैं कि ऋग्वैदिक जो समाज है उसमें उसमें व्यवसाय जो है वो व्यावसायिक अनुवांशिक नहीं हुआ करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बढ़ई है जो बढ़ई है उसका बेटा भी बढ़ई होगा, नहीं, उसको जो काम अच्छा लगता था वो काम वो कर सकता था और कोई अनुवांशिक नहीं होता था। जैसा कि ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से कवि हूँ, मेरी माता जो है वो आटे की चक्की चलाती हैं, पिताजी कृषि कर्म करते हैं। तो उससे ये हमें समझ में आता है कि हाँ, कोई भी काम जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता था, अनुवांशिक नहीं होता था, जैसा कि हमें बाद के समय में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ काम फिक्स कर दिए गए थे वर्ण क्रम के आधार पर, जैसे कि ब्राह्मण जो है जैसे कि ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कार्य करेंगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे। क्षत्रिय जो है वो युद्ध संबंधी कार्यों को करेंगे, ठीक है। इसके बाद वैश्य जो है वो कृषि पशुपालन करेंगे, धन उधार देने का काम करेंगे, व्यापार करेंगे। और जो शूद्र है वो मुख्यतः 3 वर्णों की सेवा करेंगे। यहाँ पर एक बात और समझिए कि शुरू के जो 3 वर्ण हुआ करते थे ये लोग कोई भी व्यापार व्यवसाय इत्यादि को कर सकते थे, लेकिन शूद्र के लिए कोई व्यापार व्यवसाय शिफ्ट करने का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। ब्राह्मण भी कभी कभी जो धन है उसे उधार देने का काम कर सकते थे, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है कि नहीं केवल जो वैश्य है वही ये काम करेगा, वो काम ब्राह्मण भी करते थे क्योंकि उनके पास भी एक अच्छा धन उत्पन्न हो गया था। लेकिन शूद्र के लिए कुछ भी नहीं था। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त भी हमें ऋग्वेद में बहुत सारे व्यवसायियों के नाम मिल जाते हैं जो इन 4 वर्णों के अलावा काम किया करते थे। इन्हें दूसरी जातियों का माना गया है। वर्ण क्रम में केवल ये 4 हैं जिनको आप समझ लें कि ब्राह्मण हो गया, एक आपका क्षत्रिय हो गया, एक आपका वैश्य हो गया और चौथा आपका शूद्र हो गया। और इनके कार्य भी फिक्स हैं कि आपको यही काम करने हैं, ठीक है। और इन चारों के अतिरिक्त कुछ और जातियां उभरी जिनके व्यवसाय भी अलग अलग हुआ करते थे, जैसे कि तक्षा, इसी बढ़ई होता था, कर्मा धातु कर्म करने वाला, स्वर्णकार सोने की चीजों को बनाने वाला, चर्मकार चमड़ा खींच कर उसकी वस्तुओं बनाने वाला, वाय मतलब जुलाहा, और इसके इसी के साथ कुंभकार आदि ये भी हुआ करते थे जिनके विशेष काम हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो तक्षा है ये क्या करता था कि लकड़ी की वस्तुएं बनाया करता था, ये रथ बनाया करता था, ठीक है, परिवहन के अन्य जो साधन है उनको बनाया करता था। तो सामाजिक रूप से जो तक्षा है इसका जो वर्चस्व है ये बहुत अधिक था, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी बढ़ी हुई थी, ठीक है। वहीं धातुओं को गलाने करने वाले लोगों को कर्मा कहते, सोने की चीजों को बनाने वालों को हम स्वर्णकार कहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसी के साथ एक धातु का भी नाम मिलता है जो धातुकार उपयोग में लाया करते थे, जिसको हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। अयस्क के बारे में अभी ये क्लियर नहीं है कि ये मतलब कि लोहा था या चांदी था या तांबा हुआ करता था, ठीक है। इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि लोहा था, है ना, लेकिन जो अयस्क है इसका प्रयोग करके घर के बर्तन और कृषिगत वस्तुएं भी बनाई जाती थी। और वैदिक आर्य जो है कताई बुनाई का काम भी किया करते थे, जिससे कि इन्हें कपड़े की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। कताई बुनाई में का जो काम है ये स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर किया करते थे, दोनों ही करते थे। और सूत, रेशम, ऊन आदि वस्त्रों को ये अच्छे से बनाते थे। ऋग्वेद से ये भी हमें पता चलता है कि जो सिंधु क्षेत्र है और जो गंधार क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में पड़ता है, ये अपने कपड़ों के लिए अधिक ये अपने कपड़ों के लिए अधिक जाना जाता था। यहाँ पर ये लोग सुप्रसिद्ध
कपड़े बनाया करते थे, ऊन के प्रयोग से चिकने वस्त्र आदि बनाया करते थे, चमड़े का प्रयोग करके भी अच्छे सुंदर वस्त्रों आदि को बनाया करते थे, खासकर शीत ऋतु से बचने के लिए। और जो धातुओं को गलाने वाले जो लोग होते थे, भट्टी में धातु गलाने वाले को ध्याता बोलते थे और द्रविता ये भी कहा गया है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को जो है उस समय कुलाल कहा जाता था, जो कुंभकार होता था वो। ठीक है, यहाँ द्रविता ध्याता धातु को गलाने वाले लोग हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त समाज में वैद्य हुआ करते थे, नर्तक नर्तकी होते थे, नाई यानी वाप्ता हुआ करता था, गायक हुआ करते थे, वादक होते थे जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम करते थे, सुरा बेचने वाले लोग भी होते थे जिनका एक अलग से वर्ग उस समय हुआ करता था। और ऋग्वेद में एक बात आप ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं समझा जाता था, उसके काम के प्रति सभी की अपनी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा होती थी और सभी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए काम किया करते थे। यह एक बात और आप जान लीजिए कि गंधार का जो प्रदेश है वो अपनी भेड़ों के चिकने ऊन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था और बैल आदि पशुओं के चमड़े से कोड़े भी बनते थे, लगाम बनती थी, डोरी बनती थी, थैले भी बनाए जाते थे। ठीक है, और उस समय समाज में इन चीजों की अधिक मात्रा में मांग भी हुआ करती थी जिसे यही लोग मिलकर पूरा करते थे। तो अगर आपकी एग्जाम में 50 वर्ड्स में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि भैया आप ऋग्वेद में व्यवसाय और उद्योग के बारे में क्या जानते हो, तो ये 8 पॉइंट आपको पूरे 5 नंबर दिलवाने के लिए काफी होंगे। ठीक है, तो इन बातों को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि 4 तो वर्ण हुआ करते थे और वर्णों के अलावा मुख्य तौर पर कुछ अन्य व्यवसाय भी होते थे जो अलग अलग कामों को किया करते थे। तो यहाँ पर हमारा जो जो ऋग्वैदिक काल है उसका पूरा आर्थिक सिनेरियो पूरा होता है और आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में भी आया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर। और अगर आपने हमारा कोर्स परचेस किया हुआ है तो ये कोर्स आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 150% यानी 150% की गारंटी है कि जो भी आपका पूरा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं और डेफिनेट आपकी सफलता को सुनिश्चित ये क्लासेस करेंगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।